हम एक प्रकरण देख रहे थे जो कि लक्षण के दोषों के लक्षण आदि, ये सब हमने चर्चा कर रखी है। और हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी कल के पाठ में हमने आलोचना की थी कि लक्षण का दोष हो तो कैसे परिहार करते हैं। सामान्यतः हमने थोड़ा बहुत उसके ऊपर समय बिताया था। तो उसकी एक शास्त्रीय शैली है किस प्रकार से वो होता है ना। तो जो पदकृत्य दल कृत्य के बारे में हमने एक थोड़ी बहुत आलोचना कर रखी थी कि दल कृत्य ऐसा होता है, उसको थोड़ा सा हमें लेना आवश्यक है। उसकी तरफ थोड़ा सा मैं ध्यान आकृष्ट करता हूं। हाँ, तो दलकृत्य या पदकृत्य ये न्याय में बहुत करना पड़ता है, तो उसका प्रशिक्षण होना आवश्यक है जिससे कि हमें ये करने में सुविधा हो। क्या होता है सामान्यतः कि दल दल कृत्य में क्या करते हैं कि जब लक्षण शरीर में एकाधिक पद होते हैं तो एक एक पद को हटा दिया जाता है। और उसको इसको यहां से हम थोड़ा सा उधर ले जाते हैं। न्याय पाठ में ले जा करके इसकी आलोचना कर लेते हैं। दल कृत्य या पद कृत्य, सामान्यतः वाक्य क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम, ऐसा हम वाक्य हम सामान्यतः देखते हैं। तो ये जो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, यह लक्षण अंश है, ये लक्षण शरीर है। इति वायोः लक्षणम, ये वाला। इसमें क्या माना जाएगा, ये जो पहला जो अंश है ना, इसको विशेषण माना जाएगा और दूसरे अंश को विशेष्य माना जाएगा। तो यदि उस पहला विशेषण है तो विशेषणे सति विशेष्यम, ऐसा होगा। विशेषणे सति विशेष्यम अमुकस्य लक्षणम पदार्थस्य यस्य कस्यापि पदार्थस्य लक्षणम, वही नीचे लिखा है विशेषणे सति। तो रूप रहितत्वे सति, रूप रहित यह विशेषण है, रूप रहितत्व विशेषण है, तो उसमें सप्तमी कर दी तो विशेषणे रूप रहितत्वे सति विशेषम, ऐसा सामान्यता होगा। पदकृत्य करते समय क्या करना होता है कि एक एक पद को हटा देना है, अर्थात ये दोनों मिलाकर एक पद माना जाएगा, दल माना जाएगा। इस दल को हटा दिया जाएगा और दूसरे को रख दिया जाएगा। भाई इतना ही यदि लक्षण है तो क्या समस्या होगी, ये परीक्षा करने को ही पदकृत्य दल कृत्य कहते हैं। ये हमने वो वाले पाठ में थोड़ा सा देख लिया था, इसकी आलोचना हमने कर रखी है। तो एक एक को हटा करके देखना है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो भी आपने लक्षण लिखा है इसका एक सरलार्थ बताओ। इसका सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सरलार्थ बता दो। तो सरलार्थ बताने के लिए रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायो लक्षणम, ऐसा यदि लिख करके आया है तो उसका सरलार्थ बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे सरलार्थ, यह महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है कि हर एक पद के बारे में बोधगम्य हो ऐसा एक विश्लेषण देना पड़ेगा। हर एक दल का बोधगम्य विवरण देना पड़ेगा, विश्लेषण देना पड़ेगा। यहां हम क्या दे सकते हैं, रूप रही तत्व सति स्पर्शवत्वम, तो हम ऐसा कह सकते हैं वायु रूपम नास्ति अतः वायु रूपरहितः, अतः वायु रूप रहितत्वम, ऐसा ठीक है।
विशेषण के बारे में हमने बता दिया। विशेषण का अर्थ बता दिया है कि नहीं? सुनाई दे रहा है? तो मुझे संदेह हो रहा है क्योंकि कोई उत्तर नहीं आ रहा है। मतलब सुनाई नहीं दे रहा है या दे रहा है? जी का अर्थ क्या ले हम? सुनाई दे रहा है, ठीक है। विशेषण से अर्थ विशेष्य है, स्पर्शवत्वम यह विशेष्य है, तो हम विशेष्य का अर्थ करने का प्रयास करते हैं। वायु स्पर्शः अस्ति, अतः वायु स्पर्शवान, अतः वायु स्पर्शवत्वम। ठीक। विशेषण का अर्थ, विशेष्य का अर्थ बता दिया। और यह दो, ये हो गया। हाँ, अतः ये यहां तक अर्थ बताने का जो है सामान्यतः विशेषण का विशेषण का अर्थ बता दिया, अर्थ बताने का काम प्राय संपन्न हुआ। अब क्या है कि हमें यह दिखाना पड़ता है कि यह जो विशेषण है और विशेष्य ये दोनों वायु पर है। यह हमने बोला भी वैसे, यहां पर बोला भी है, उसको ये दिखाने को कहते हैं समन्वय। तो ये समन्वय करना पड़ता है। अब समन्वय करते समय क्या करना पड़ता है कि विशेषण और विशेष्य वायु पदार्थ पर है, इसलिए लक्षण समान हो गया। तो हम कहेंगे कि रूप रहितत्वस्य स्पर्शवत्वस्य च वायौ सत्वात् लक्षण समन्वयः, ऐसा बोल देंगे। रूप रहितत्व एवं स्पर्शवत्व, इन दोनों का वायु में होने के कारण, तो ये सत्वात क्या है? वायु सत्वम। अब इसको भी थोड़ा सा समझने का, क्योंकि ये बहुत बार आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम भाषा के दृष्टि से जैसे रूप रहितत्वम वायु अस्ति, ऐसा वाक्य है ना? अब इसको अस्थि में शत्रु प्रत्यय लगाए तो क्या हो सकता है, बताओ? अस्थि को शत्रु प्रत्यय लगाकर चलना है तो क्या करना पड़ेगा? हम शत्रु प्रत्यय लगाते समय क्या करते? अस्ति स्तः संति, संति में जाकर के जो न और ई है उनको छोड़ देंगे, तो जो जो बचता है वो है सत, उसको लेंगे। तो वो क्या होगा? वायु रूप रहित तत्वम सत, और फिर एक अस्थि लाना पड़ेगा क्योंकि क्रियापद देना पड़ा, तो हम यही तक रुक जाते हैं अभी। सत, हाँ? शत्रु प्रत्यय लगाकर शब्द लाया सत, और चूंकि नपुंसक लिंगी है रूप रहित तत्व, इसलिए सत भी सन संतव संता ऐसा पुल्लिंग में नहीं किया। सन सत सतौ सतः, नहीं सत सती संति ऐसा नपुंसक लिंग में चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो रूप रहित तत्व वायु सत। अब रूप रहित तत्व सत्व, मैं वायु को क्षण भर के लिए हटा देता हूं। तो रूप रहितत्वम सत, ऐसा यदि होता है, और सत शब्द विशेषण है ना? जैसे राम सुंदर, तो रामस्य क्या करेंगे? सुंदरत्वम, राम से सुंदरत्वम, ऐसा कर सकते हैं हम, है ना? तो रूप रहितत्वम सत है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रूप रहितत्वस्य सत्वम या सत्ता। ठीक है। रूप रहित तत्व से सत्वम, रूप रहित तत्व
रूप रहितम देखो यहाँ क्या किया हमने, रूप रहितत्वम वायु अस्ति, रूप रहितत्व वायु पर है, तो रूप रहितत्वम सत मतलब वो रूप रहितत्व वायु पर विद्यमान है, और ये अंदर वायु होना चाहिए, हमने सुविधा के लिए हटाया, तो वायु सत, तो रूप रहितत्व वायु में है, सत का अर्थ भी है, ऐसा ही है ना। तो हमने इसको क्या किया कि थोड़ा सा षष्ठी के वो ये करके संबंध लगा करके किया कि जैसे राम सुंदर, तो राम से सुंदर, तो उसी प्रकार से रूप रहितत्व से सत्वम या सत्ता, ऐसा हमने कर लिया। तो मतलब रूप रहितत्व का होना, इसका अर्थ क्या करेंगे, सत्वम या सत्य का होना, है ना, रूप रहितत्व का होना। और रूप रहितत्व का होने के कारण हमें क्या करना है, सत्वम मतलब होना, तो होने के कारण ऐसा करना है, होने के कारण। तो क्या करना पड़ेगा, कारण बताने के लिए पंचमी विभक्ति का व्यवहार होता है, तो इसलिए रूप रहितत्वस्य सत्वात, ऐसा वाक्य होगा, रूप रहितत्व होने के कारण, ऐसा इसका अर्थ होगा, है ना, रूप रहितत्वस्य सत्वात, रूप रहितत्व के होने के कारण, ऐसा यह बनता है। तो अब इसलिए वहां पर जो हमने क्या लिखा था कि यहां जो लिखा है, रूप रहितत्वस्य स्पर्शवत्वस्य च वायौ सत्वात, तो ये षष्ठी, और ये यहाँ पर उसका भाव सब, ये भाव ने वो भाववाचक प्रत्यय, और फिर उससे पंचमी, यह इस प्रकार से बनता है ना। जैसे हम वो लौकिक उदाहरण लेते हैं, शैत्यम अस्ति अतः स्वेदकम परिधीयते, स्वेदक मतलब स्वेटर, स्वेटर, शैत्यम अस्ति अतः स्वेदकम परिधीयते, तो इसको हमें परिवर्तित करना है, शैत्यम अस्ति को बदल देते, अस्ति को क्या करेंगे, सत कर लेंगे, शैत्यम सत ऐसा कर लेंगे, अस्तिस्तः संति शैत्यम सत, तो शैत्यम सत को शैत्यस्य सत्वम, तो शैत्य का होना, इसका क्या अर्थ होना, शैत्य का, शैत्य मतलब ठंडक, शैत्य का होना, ठंडक का होना, और ठंडक शैत्य के होने के कारण, ऐसा कहना है, तो क्या लिख सकते हैं, शैत्य से सत्वात स्वेदकम परिधीयते। ठीक है, तो हमारा ऐसा इस प्रकार का वाक्य बढ़िया से बन सकता है। ये थोड़ी सी क्या है ना, शास्त्रीय शैली होती है, शैत्य से सत्वात स्वेदकम परिधीयते, यह आम संस्कृत नहीं है, दिखने में थोड़ा सा सरल लगता है कि क्या है, इसमें चार ही तो शब्द है, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है, इसके वो इतना सब विवरण होने के बाद शैत्य से सत्वात स्वेदकम परिधीयते, है ना, तृष्णा होने के कारण जल पीता है, ऐसा कहना है, तो इस प्रकार का वाक्य क्या होगा, क्या है, तृष्णा है, तृष्णा, तृष्णायाः सत्वात् पीयते या जलम पिबती, है ना, तृष्णायाः सत्वात् जलम पीयते, तृष्णा होने के कारण जल पिया जाता है। तो ये सत्वात जो प्रयोग है, समझ में आ रहा है, ये भाषागत है, और हमारा तर्क संग्रह का एक पक्ष है ही कि जो भाषा व्यवहार होती उसके बारे में हमें जानकारी पता हो, ये तर्क संग्रह का अपना काम है, दर्शन के अंदर ये भाषा बहुत व्यवहार होती है, और इस भाषा का बोध कराना यह भी न्याय का अपना एक विशेष दायित्व भी है, और वो करता भी है, इस प्रकार से चलता है।
तो अब ये यहाँ ये वाक्य पढ़कर समझने आने में कोई कठिनाई नहीं है। रूपरहितत्वस्य स्पर्शवत्वस्य च वायु सत्वात लक्षण समन्वय, लक्षण का समन्वय हुआ। ठीक है। अभी एक प्रश्न रह गया कि समन्वय लिखा है आपने, तो समन्वय क्या चीज है, ये तो आपने बताया नहीं अब तक, है ना। बाकी कई सारी चीजें हुई, लेकिन समन्वय क्या है, तो यह कभी बताया कि नहीं, ये प्रश्न मन में रह जाता है। यहां कहीं पर वो है मेरे, मुझे जहां तक स्मरण है। आ, आप लोगों को स्मरण है कि कहीं पर लिखा हुआ है? हाँ है, यहाँ पर है मेरे ख्याल से। लक्षण, दंडवान राम इत्यत्र दंडवत इति प्रकृतिः। ये लक्ष्य लक्षणमस्ति चेत लक्षण समन्वय कथ्यते। तो सामान्यतः सरल रूप से उसको ऐसा कहते हैं समन्वय को, लक्ष्य लक्षण सत्वम, लक्ष्य लक्षण सत्वम समन्वय। लक्ष्य में लक्षण का होना, सत्वम मतलब होना, लक्ष्य में लक्षण का होना समन्वय है। और लक्ष्य का लक्षण में न होना उसका दोष होगा, फिर वो दोष ढूंढना पड़ेगा कौन सा है, तीनों में से कौन सा दोष होता है। लक्ष्य लक्षण एकदम नहीं हो तो फिर असंभव दोष होगा, थोड़े लक्ष्य में है कुछ लक्ष्य में नहीं है तो अव्याप्ति दोष होगा, सभी सभी लक्ष्य में है लेकिन बाहर भी मिल रहा है तो वह अतिव्याप्ति दोष होगा। तो इस प्रकार से वो दोष के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन लक्ष्य लक्षण सत्वम समन्वय, क्योंकि ये शब्द छूट गया था। ऐसे छोटे छोटे पारिभाषिक शब्द होते हैं, वो नहीं छूटने चाहिए, तो इसलिए ठीक है। तो अब ये आशा है कि यह समझ में आया है कि समन्वय किसे कहते हैं। तो हमने क्या किया कि जो लक्षण आता है हमारे सामने, उसके विशेषण का अर्थ बताना है, विशेष्य का अर्थ बताना है, फिर समन्वय करना है, अर्थात लक्ष्य लक्षण सत्वम, जो आपका लक्ष्य है उसके ऊपर लक्षण है, विद्यमान है, यह दिखाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि रूपरहितत्वं स्पर्शवत्वंच, रूपरहितत्वस्य स्पर्शवत्वच वायु सत्वात् लक्षण समन्वया। लेकिन यहां नहीं दिखाया, आपने केवल बोल रहे, दिखाया कहां पर है, अर्थ करते समय ही बोल दिया कि वायो रूपम नास्ति, इधर ही बोल दिया है। इधर से हमें इस क्रम से लिखने से हमें पता चलता है कि इसमें है नहीं है ये सब, ऐसा। तो ये यहाँ पर लक्षण समन्वय हो जाता है। अब लक्षण समन्वय के बाद, है ना, लक्षण आता है, अर्थ बोलना पड़ता है, लक्षण समन्वय बोलना पड़ता है, उसके बाद परीक्षा करनी पड़ती, परीक्षा, जिसका सबको बहुत डर रहता है ना। परीक्षा कहे कि डर लगता है, लेकिन अब डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर को बोलते डॉक्टर कुछ परीक्षा करिए, जांच करिए हमें, ज्वर है कि नहीं, ये है कि नहीं, तो वहां परीक्षा का डर नहीं लगता है। न करे तो डर लगता है, यदि डॉक्टर परीक्षा किए बिना यदि कुछ दवाई दे दे, उल्टी सीधी हो जाए तो फिर तो क्या होगा कुछ पता नहीं, कितनी परीक्षा करनी पड़ेगी, या फिर मतलब इस प्रकार से। चलो, तो परीक्षा सब समय भयावह नहीं होती है, कभी कभी लगती है, और विशेष करके जिसने पढ़ाई नहीं की होती उसके लिए परीक्षा भयावह लगती है, और जो पढ़ाई करता है उसको लगता है कि आने दो, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, मैं दिखा देता हूँ। है कि नहीं? ठीक है। परीक्षा से क्या डरना। अब परीक्षा करनी है। परीक्षा में क्या होता है कि परीक्षा को हम दल कृत्य कहेंगे। उसमें क्या करते हैं, एक दल हटा देते हैं और बाकी दल रख देते हैं, और उतना बचा हुआ यदि, तो उसको क्या करना है कि हमने वही पहले भी किया था, हमारा लक्षण क्या है। अब ये जो वर्तमान में हमारा वर्तमान में लक्षण क्या है,
रूप रहितत्व स्पर्शवत्वम वायोर लक्षण, ये हमारा लक्षण है, इसकी हमें परीक्षा करनी। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक अंश को हटा देंगे और दूसरे अंश को रख देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ये सत्यांत है उसको हटा देते हैं, पर विशेष्य को रख देते हैं ना। उसमें कुछ ऐसा ये नहीं है कि कौन सा हटाना है पहले और कौन सा बाद में, तो दोनों तो हटा कर देखनी है। तो ऐसा करते, स्पर्श स्पर्शवत्वम वायो हो लक्षणम, ऐसा यदि कुछ बोलता है तो क्या समस्या होगी। जिस जिसका स्पर्श होगा उन सबका लक्षण स्पर्श स्पर्श जहां जहां है वह वायु है, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि शीत स्पर्शवत्य आप उष्ण स्पर्शवत तेजा, तो जल में शीतल स्पर्श है, तेज में उष्ण स्पर्श है, तो वहां पर भी स्पर्श है ही। तो स्पर्श तो है, पृथ्वी में भी स्पर्श है, अनुष्णा शीत स्पर्श होता है उसमें भी, तो इसीलिए स्पर्श तो वहां पर भी है। तो स्पर्श बहुत स्थानों पर होता है, और इसलिए यह लक्षण में क्या दोष आएगा, अतिव्याप्ति दोष आएगा। और ये अतिव्याप्ति दोष हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास क्या है कि जो हमने हमने क्या किया कि इस अंश को हटा दिया था, रूप रहित तत्व सती, इस अंश को हटा दिया और उस कारण दोष उत्पन्न हुआ। तो जो हटाया था उसको ला करके देखो, जैसे वो कंबल पहने हो या शॉल पहने हो, तो वो हटा दी तो ठंड लग रही, तो उसी को पहन के देखो ना। हाँ, तो पहले उसी को पहन करके देखो उससे काम चलता है कि नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, इससे तो दोष आ रहा था, इसलिए रूप रहितत्वे सती स्पर्शवत्वम, ऐसा ऐसा ही जो लक्षण था उसको ही देखते हैं, क्या समस्या मिटती है क्या। तो रूप रहित है लेकिन स्पर्शवान है। तो अब लक्षण कहाँ कहाँ जा रहा था, स्पर्श, जो स्पर्शवान कहने से या स्पर्श ही लक्षण कहने से पृथ्वी में, जल में, तेज में, तीनों में जा रहा था, वायु वायु को छोड़कर उधर भी जा रहा था। तो अब क्या है कि क्या पृथ्वी रूप रहित है, क्या जल रूप रहित है, क्या तेज रूप रहित है, नहीं। तो इसलिए पृथ्वी में रूप रहितत्व नहीं है, जल में भी रूप रहितत्व नहीं है, और तेज में भी रूप रहितत्व नहीं है। केवल रूप रहितत्व जो है वह वायु में है, एवं स्पर्शवत्व भी वायु में है। ये दोनों केवल वायु में ही मिलते हैं, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलते, और समग्र वायु में मिलते हैं। और इसलिए यह जो लक्षण है उससे इससे क्या हुआ कि जो ये दलकृत्य करने से जो दोष आ रहा था वो हट जाता है। और इसीलिए यह जो अंश है रूप रहितत्वे सति या रूप रहितत्वम, यह जो विशेषण अंश है वह सार्थक है, यह व्यर्थ नहीं है, वह न होने से काम नहीं बनेगा, है ना। अब यह एक हुआ। दूसरा है कि चलो ठीक है भाई, पर रूप रहित तो इतना महत्वपूर्ण है, तो केवल उसको रख के देखिए ना फिर, रूप रहितत्वम ऐसा करिए, वायो हो, क्या अकेला संभाल पाएगा। तो रूप रहितत्वम यदि वायु का लक्षण करते हैं तो क्या यह, इसमें कोई समस्या उत्पन्न होती है, क्या समस्या होगी, जिसमें रूप नहीं है वह वायु कहने की हम पर आपत्ति होगी। इसको क्या कैसे समझना है कि रूप रहित तत्व यदि लक्षण करते हैं तो क्या समस्या होगी कि जिसमें रूप नहीं है उसको वायु कहना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जैसे कि किसमें रूप नहीं बताओ, तो हमने जो भी पदार्थ देखे हैं, द्रव्य देखे हैं, आत्मा, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, इनमें रूप नहीं है, तो इन सबको वायु कहने की आपत्ति, नौबत हमारे सामने उपस्थित होगी, लेकिन उनको वायु कहना अभिप्रेत नहीं है। इसलिए रूप रहित तत्व कहने से आकाशादौ लक्षण गमनम, आकाश आदि में लक्षण चला जाता है, और इसलिए उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर जिस उस दोष को निवारण करने के लिए, जैसे कंबल हटाया, ठंड लग रही थी तो फिर से कंबल पहनो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर शीत स्पर्शवत्वम इस अंश को हटा दिया था, तो उसको फिर से लाओ, तो उसको हमने लाया। अब उसको लाने से आकाश आदि में रूप जा रहा था, आकाश आदि में लक्षण जा रहा था,
वो जाएगा क्या? जैसे रूप रहित तत्व आकाश में मिल रहा था, लेकिन स्पर्शवत्व आकाश में है क्या? नहीं। आकाश का स्पर्श नहीं होता है, और इसलिए स्पर्शवत्व आकाश स्पर्शवान नहीं है, इसलिए आकाश में स्पर्शवत्व नहीं है। और इसीलिए रूप रहितत्व होता हुआ भी स्पर्शवत्व तो नहीं है, इसलिए रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, ऐसा लक्षण करने से आकाश आदि में जहां जहां लक्षण जा रहा था उसमें ये लक्षण नहीं जाता है, और इसीलिए वह जो दोष आ रहे थे वो हट जाते हैं। और इसीलिए स्पर्शवत्वम, यह जो दल है वह सार्थक है, व्यर्थ नहीं है। ये जो सार्थक्य परीक्षा है, इसको ही पदकृत्यम कहते हैं, या पदकृत्यम है दल कृत्यम, ये यहां पर समझना चाहिए। अब इसके इसकी लिखने की एक शैली, हमने विषय तो समझ लिया, इसकी लिखने की एक शैली है। ये जो है ना, ये एक प्रकार किया हमने और ये दूसरा प्रकार किया, तो इसके लिखने की एक शैली है। क्या शैली है जी? उतनी यदि शैली आ जाती तो हमें यह लिखने लिखने में भी आ जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है? पहले इसमें क्या किया हमने? स्पर्शवत्वम इतना ही लक्षण किया हमने, है ना? स्पर्शवत्वम तो ऐसा लिखेंगे, स्पर्शवत स्पर्शवत्व मात्र, स्पर्शवत्व मात्र, इतना ही, हाँ इतना ही, मात्र उपादाने, उपादान मतलब उपादान मतलब लेना, हाँ? यहाँ पर उसका अर्थ लेना, उपादान मतलब लेना, ऐसा यहाँ पर सरल रूप से हम समझ लेते हैं। स्पर्शवत्व मात्र उपादाने, अर्थात इसका अर्थ करेंगे कि लक्षण में स्पर्शवत्व इतना ही यदि लेते हैं तो, ऐसा हम सरल रूप से अर्थ कर लेंगे। हाँ, लक्षण में स्पर्शवत्व इतना ही यदि लेते हैं तो, स्पर्शवत्व मात्रोपादाने, ऐसा करते हैं तो क्या होगा? तो लक्षण कहीं ना कहीं चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो पृथिव्यादौ, केवल पृथ्वी में जाता तो पृथिव्याम करते, लेकिन ये कहाँ जाएगा? पृथ्वी आदि में पृथ्वी में जाता है, जल में जाता है और तेज में जाता है, तो आदि शब्द से हम उसको जोड़ देंगे कि पृथिव्यादौ लक्षण गमनम, पृथ्वी आदि में लक्षण का जाना होता है, तो लक्षण गमन होने के कारण लक्षण गमनात् अतिव्याप्ति ही, ऐसा दोष आ जाता है। पृथिव्यादौ लक्षण गमनात् अतिव्याप्ति ही। समझ में आ रहा है भाषा कैसे व्यवहार हो रही है? हाँ, तो कैसा वाक्य बना? स्पर्शवत्व मात्रोपादाने, इतना ही पढ़ना है, और पृथिव्यादौ लक्षण गमनात् अतिव्याप्ति ही, बीच में समझाने के लिए लिखा है। स्पर्शवत्व मात्रोपादाने, ये यहाँ पर आगे चल करके मात्रोपादाने संधि होकर के मात्रोपादाने ऐसा होगा, तो स्पर्शवत्व मात्रोपादाने, उसको सरलता के लिए ऐसा ही रख देते हैं शुरू शुरू में, लक्ष्य पृथिव्यादौ लक्षण गमनात् अतिव्याप्ति ही। अब आपने बोल दिया कि पृथ्वी आदि में लक्षण जाता है इसलिए अतिव्याप्ति, लेकिन पृथ्वी में जाता है ये तो बताइए, मतलब जाता है ठीक है, लेकिन सचमुच जाता है क्या? है ना? सचमुच जाता है क्या, ये बताना पड़ेगा। तो उसको क्या है? पृथिव्यादौ स्पर्शवत्वस्य सत्वात्, तो ये भी होता है स्पर्शवत्वात्। तो ऐसा यदि बोलोगे कि पृथिव्यादौ स्पर्शवत्व से सत्वात्, इसको थोड़ा सा पहले जोड़ देते हैं तो लंबा वाक्य हो जाएगा, लेकिन करे क्या? पृथिव्यादौ स्पर्शवत्व सत्वात् पृथिव्यादौ लक्षण गमनात् अतिव्याप्ति ही, तो पृथिव्यादि में स्पर्शवत्व होने के कारण, पृथिव्यादि में लक्षण जाने के कारण अतिव्याप्ति हो जाती है। ये लंबा वाक्य होता है, उसको यतो ही पृथिव्यादौ स्पर्शवत्वम अस्ति, ऐसा सरल लिख सकते हो, है ना? यदि ये अंश नहीं लिया जाए
पृथिव्यादौ लक्षण गमनात् यतो ही पृथिव्यादौ स्पर्शवत्वम अस्ति, क्योंकि पृथिव्यादि में स्पर्शवत्व है। तो हमने क्या किया कि कितना लक्षण करना है, इतना लक्षण करना है। क्या दोष होगा, पृथिव्यादौ लक्षण गमनात् अतिव्याप्ति। वो उसका कारण बताओ, थोड़ा सा समझाओ। तो बोला कि भाई पृथ्वी आदि में तो स्पर्शवत्व है और इसलिए वहां पर ये चला जाता है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, दोष आया है तो दोष निवारण के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कंबल था, कंबल हटा दिया, ठंड लगने लगी तो कंबल ओढ़ो। बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पर जो हटा दिया था उसको लेके आओ। तो हम बोलेंगे अतः, ये अतिव्याप्ति, अतः रूप रहितत्व उपादानम, इसलिए रूप रहित तत्व का ग्रहण या लेना, ग्रहण किया जाता है। अतः रूप रहित तत्वोपादानम मतलब अतः लक्षण शरीरे, यहां पर वो लक्षणे ऐसा होता है, लेकिन अब क्या है कि वो मान के चलना है। अतः लक्षणे रूप रहित तत्व से उपादानम रूप रहित तत्वोपादानम, ऐसा होगा। ठीक है, अतः लक्षणे रूप रहित तत्व से उपादानम। अब रूप रहित तत्व का उपादान करने से, लेने से क्या होगा कि समझाना पड़ेगा कि भाई वहां पर तो अभी वो नहीं जाएगा। क्या करना पड़ेगा, पृथिव्यादौ रूपस्य सत्वात्, रूप के होने के कारण रूप रहित, रूप रहितत्वाभावात् या रूप रहितत्वा सत्वात्, जैसा करना चाहेंगे, असत्वात्, असत्वात्, या फिर रूप रहितत्वाभावात्, रूप रहितत्व का अभाव होने से, रूप रहितत्व के न होने से नाति व्याप्ति ही, नाति व्याप्ति ही, ऐसा अतिव्याप्ति नहीं होगी। हाँ, या फिर रूप रहित्व का अभाव होने से लक्षणम तत्र न गच्छति, समझ लेके हम ऐसा लिख सकते हैं, लक्षणम तत्र न गच्छति अतः नाति व्याप्ति ही, है कि नहीं। अब इसको, ये जो इतना हम समझा रहे हैं, यही किस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसा है, एक पंक्ति इतनी होती है कि विशेष्य मात्रोपादाने अमुके लक्षण गमनात् अतिव्याप्ति ही इति हेतु हो, ये कारण देना है। अमुकस्यापि विशेष्यात् अतो विशेषणोपादानम इति हेतु हो, अमुकस्य विशेषणाभावात् तत्र न अतिव्याप्ति, न तत्र अतिव्याप्ति। इसको हम जैसे यहां पर लिखे हैं, वास्तविक जिस एक उदाहरण दिया है वही रूप रहितत्व सति स्पर्शोत्तम वायोर लक्षणम, इसमें इस पर परीक्षा करके यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। इस पंक्ति को देखते हैं। इसमें क्या हुआ है कि रूप स्पर्शवत्व मात्रोपादाने पृथिव्यादौ लक्षण गमनात् अतिव्याप्ति ही, रूप और स्पर्शवत्व मात्र का उपादान करने से, इतना मात्र यदि लक्षण करते हैं तो पृथ्वी आदि में लक्षण चला जाता है और इसीलिए अतिव्याप्ति दोष आ जाता है। पृथिव्याम स्पर्शो वर्तते इति हेतु पृथिव्या अपि स्पर्शवत्वम, कारण भी दिया। हाँ, पृथ्वी में, यहाँ पृथिव्यादौ बोला है तो पृथिव्यादौ भी कह सकते हैं, पृथिव्याम या पृथिव्यादौ, ऐसा करने से भी कोई क्षति तो नहीं। पृथिव्यादौ अपि स्पर्शो वर्तते इति हेतु हो पृथिव्यादौ, पृथिव्याः या पृथिव्यादौ, पृथिव्यादौ स्पर्शवत्वम अतो रूप रहितत्वोपादानम। तो क्या यहां पर, यहां क्या हुआ कि दोष आया। हाँ, पहले क्या किया कि कितना लक्षण बनाना है, इतना लक्षण बनाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, दोष आया। तो दोष क्यों आया वह समझाया। तो दोष हटाने के लिए प्रयास करो। क्या किया, कंबल हटाकर, ठंड लग रही थी, कंबल फिर से लेके आए, तो जो पद हटाया था उसको लेके आए, अतो रूप रहितत्वोपादानम। ठीक है, अब उसको लाने से जो पहले जो दोष आ रहा था इसके न होने होने से, तो अब इसको लाने से वो दोष हट रहा है कि नहीं बताओ।
तो पृथिव्याम रूपम वर्तते इति हेतोः पृथिव्याः रूपरहितत्वाभावात् नाति व्याप्ति ही। ये यहां पर एक शैली है। इतने यदि पंक्ति मुखस्त हो जाती है ना समझ बूझकर, तो हरदम यही होता रहेगा। उसमें क्या क्या होता है यहां पर लिखा है, दल त्याग, दल त्याग कर दिया, स्पर्शवत्व मात्रोपादाने, अर्थात हमने रूप रहितत्व जो दल है उसका त्याग किया, दल त्याग। उसके बाद क्या होता है, दोषोद्भव, तो पृथ्व्यादो लक्षण गमनात् अतिव्याप्ति ही दोषोद्भव। उसके बाद क्या देना पड़ता है, दोष हेतु, क्यों दोष आया ये तो बताओ। तो यहां पर हम दोष क्यों आया ये बता रहे हैं, दोष हेतु। इसलिए और क्या करना है, निवारणाय, दोष निवारणाय पदोपादानम या दलोपादानम। तो कंबल हटाया था तो ठंड लगी तो कंबल ले लो, तो वैसे दोष आया तो दोष को दूर करने के लिए जो पद हटाया, पहले पद हटाया था उसको ले आओ, तो इसलिए वो पदोपादानम, तो वो पदोपादानम हमने किया। अतः रूप रहितत्वोपादानम, यह है पदोपादानम। लेकिन पदोपादान करने के बाद कम दोष हटा ये तो बता, तो इसलिए दोष वारण प्रदर्शनम, दोष हट गया है यह दिखाना पड़ता है। इसलिए पृथिव्याम रूपम वर्तते इति हेतोः पृथिव्या रूप रहितत्वाभावा नाति व्याप्ति, तो दोष वारण प्रदर्शनम। तो दल त्याग, दोषोद्भव, दोष हेतु, निवारण के लिए उपाय, और निवारण से दोष दूर होता है ये बताना है। अर्थात दोष आया तो क्यों आया, दूर कैसे करोगे, और दूर हुआ कि नहीं, है ना। दल त्याग किया, दोष आया, दोष का कारण बताया, और फिर निवारण का उपाय किया, और निवारण हुआ ये दिखाया। ये बड़ा युक्ति संगत क्रम है, इसमें कोई भी कठिनाई का कोई तो, इसमें कठिनाई की कोई गुंजाइश या कोई संभावना नहीं है। और मुझे लगता है कि ये विषय अभी समझ में आया होगा। बताओ, जी गुरुजी आ गया। ठीक से समझ में आया जी। या जबरदस्ती बोल रहे हो गुरुजी को संतुष्ट करने के लिए कि चलो बोल दिया गुरुजी समझ में आ गया। नहीं। समझ में आ गया बोलने से लोग यूट्यूब पर देखेंगे तो कहेंगे कि बच्चे कितने तेजस्वी है, इतने इतना समझ लिया, वाह 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 कितने, इसलिए बोल रहे हो क्या। नहीं। नहीं, बहुत अच्छा, आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये यदि समझ में आया है तो टिप्पणी में लिखा हुआ है, दिया दी हुई टिप्पणी में ये पंक्ति भी समझ में आ ही जाएगी, और इसीलिए कोई विशेष समस्या होनी नहीं है। तो ये वाली पंक्ति है ना, एक पंक्ति बहुत बारीकी से मुखस्त कर डालनी है। तो यही बार 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 होना है उसमें कि अमुक अमुक का ग्रहण करने से अमुक दोष होता है, उसका कारण यह है, इसलिए अमुक पद का ग्रहण करो तो दोष दूर हो जाता है, समाप्त। यही पंक्ति बार, रूप रहितत्व मात्रोपादाने आकाशाद लक्षण गमनाद अतिव्याप्ति, आकाशे रूपम नास्ति इति हेतु आकाशस्यापि रूप रहितत्वम, अतः स्पर्शवत्वोपादानम आकाशे स्पर्शो नास्ति इति हेतु आकाशे स्पर्शवत्वाभावात्। तो वही बार बार होते रहेगा। इससे क्या होगा कि जो न्याय की शैली है वो प्रश्नोत्तर लिखने की, वो भी हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें केवल न्याय नहीं पढ़ना होता है, उसको उसकी जो भाषा है वो भी समझनी होती है। और ये यहाँ पर एक बार समझ गए कि सभी दर्शनों में यही शैली चलेगी, है ना। ये केवल जैसे 1+1 = 2, ये केवल गणित में होता है, भूगोल में अलग होता है, फिजिक्स में अलग होता है, ऐसा है क्या। नहीं। तो ये जो शैली है एक बार यहां पर समझ में आई तो वो बाकी सभी स्थानों पर कम अधिक मात्रा में यही चलेगा। और इसलिए ये प्रस्तुति जो है वो केवल न्याय के लिए नहीं है, तो समस्त दर्शन के लिए, जो संस्कृत में लिखे हुए दर्शन है उनके लिए यही प्रस्तुति है, और ये बहुत लाभदायक है। और इसलिए कहा जाता है कि काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम। तो कनाद का शास्त्र उपकारक इसलिए है कि यह शैली का बोध भी हमें होता है। न्याय दर्शन के साथ साथ, न्याय वैशेषिक दर्शन के साथ साथ हमें ये जो शैली है इसका बोध भी इसी दर्शन में विशेष रूप से होता है। जैसे फिजिक्स 1+1 = 2 नहीं समझाता है, वो उसको उपयोग में लाता है, वैसे इस शैली का उपयोग वेदांत आदि दर्शन कर लेते हैं, शैली को समझाते नहीं बैठते। इसलिए इस शैली को यही समझना होता है। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं।
निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। ओम।